प्यारे बच्चों, आप सभी का हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो माध्यम से क्लास 10th के बच्चों के लिए सामाजिक विज्ञान का एक महा मैराथन क्लास लेकर के आ चुका हूं। और बच्चों, ये वीडियो उन विद्यार्थियों के लिए खास होने वाली है जो कि अब की बार 2024 बोर्ड परीक्षा में सामाजिक विज्ञान का पेपर देने वाले हैं। और दोस्तों, एक बात मैं पूरे यकीन के साथ बोल सकता हूँ कि जो भी बच्चा इस महा मैराथन क्लास को ईमानदारी से देख लेता है, समझ लेता है, तो बोर्ड परीक्षा के पेपर में 70 नंबर आसानी से अचीव कर लेगा। इस बात की मैं गारंटी ले सकता हूं। और बच्चों, इस पूरे महा मैराथन क्लास के माध्यम से मैं आप सभी को वो सारे प्रश्न बताने वाला हूं जो कि बोर्ड परीक्षा के पेपर में 100% पूछा जाता है। तो बच्चों, आइए सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि इस पूरे महा मैराथन क्लास के माध्यम से हम किन किन पॉइंट के बारे में, किन किन टॉपिक के बारे में चर्चा करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। तो बच्चों, इस पूरे महा मैराथन क्लास के माध्यम से क्लास 10th के बच्चों के लिए सामाजिक विज्ञान के पूरे किताब के जितने भी यहाँ पे मोस्ट इंपोर्टेंट बहुविकल्पी प्रश्न बन सकते हैं, उन सभी प्रश्नों को इस वीडियो के माध्यम से कवर करेंगे। साथ में लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को भी चर्चा करने वाले हैं जो कि बोर्ड परीक्षा के पेपर में हमेशा पूछा जाता है। और बच्चों, इस पूरे महा मैराथन क्लास को देखने के बाद आपको इतना कॉन्फिडेंस हो जाओगे ना कि पेपर में धुआं धुआं उड़ा दोगे। इस बात की मैं गारंटी ले सकता हूं। और यह पूरा वीडियो देखने के बाद आप इतने कॉन्फिडेंट हो जाओगे कि बोर्ड परीक्षा 2024 के पेपर में 95% आप आसानी से गेन कर सकते हो। इस बात की मैं पूरी गारंटी ले सकता हूं। तो बच्चों, आइए बिना किसी देरी के इस धमाकेदार वीडियो को स्टार्ट करेंगे। और सबसे पहले इस वीडियो को बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत लगा है, बहुत ज्यादा संघर्ष करना पड़ा है, तब जाकर के मैं इस प्रकार का कंटेंट आपको प्रोवाइड कर रहा हूं। इसलिए इस वीडियो का जो हमारा लाइक का टारगेट है वो कम से कम 1000 लाइक होना चाहिए। आप लोग दबा के लाइक कर दो और दबा के शेयर कर दो। जितने बच्चे कोई कंटेंट समझ में आएगा, पसंद आ जाएगा, आप लोग वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और चैनल पे नए होंगे तो उसको भी सब्सक्राइब करना। आइए बच्चों, सबसे पहले हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न को। उसके बाद में लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को भी सॉल्व कर लेंगे। और ये वो क्वेश्चन है जो कि बोर्ड परीक्षा के पेपर में 100% पक्का पूछा जाएगा, इससे बाहर नहीं आएगा। आइए, सबसे पहला यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि फ्रांसीसी क्रांति का प्रारंभ किस वर्ष हुआ था, यह आपको बताना है। 1788 ईस्वी में, 1790 में, 1789 में, या 1787 ईस्वी में। तो बच्चों, जब भी फ्रांसीसी क्रांति का बात किया जाएगा ना, तो इसका जो उद्गम किया गया था, उद्गम जो हुआ था, प्रारंभ किया गया था, शुरुआत जब हुई थी इस क्रांति का, तो यहाँ पे 1789 आप टिक करिएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे तीसरा बिल्कुल राइट यहाँ पे आंसर हो जाएगा। ठीक ना। अब चलो, अगला जो आपका क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा है कि जर्मनी का एकीकरण का श्रेय इनमें से किसे दिया जाता है। ऑटो वन बिस्मार्क, हिटलर, विलियम प्रथम, या मैत्सनी। तो बच्चों, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा यहाँ पे हो जाएगा ऑटो वन बिस्मार्क, क्योंकि जर्मनी का एकीकरण का श्रेय इन्हीं को जाता है। ऑप्शन नंबर पहला यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अब देखो, अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या दे रखा है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चलाया गया था। 1920 में, 1930 में, 1927 में, या 1935 में। तो बच्चों, सविनय अवज्ञा आंदोलन, ये जो आंदोलन था सन 1930 ईस्वी में चलाया गया था। ठीक ना। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सेकंड बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। तो जितना क्वेश्चन बता रहा हूं, सारे क्वेश्चन को अभी कभी तुरंत तैयार कर लो, याद कर लो, क्योंकि अब की बार पेपर में यही सब सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक ना। अब चलो, अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया बच्चा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब की गई थी, ये आपको बताना है। यहाँ पे एक ऑप्शन दे रहा है कि सन 1885 ईस्वी में, सन 1857 में, सन 1904 में, या सन 1855 ईस्वी में। तो बच्चों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना की गई थी सन 1885 ईस्वी के अंतर्गत किया गया था। ऑप्शन नंबर पहला यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक ना। अब चलो, अगला जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि महामंदी का प्रारंभ किस वर्ष हुआ था, ये आपको बताना है। सन 1919 में, सन 1929 में, सन 1924 में, या सन 1934 में। तो बच्चों, महामंदी की जब शुरुआत की गई थी, ये किया गया था सन 1929 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सेकंड बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पेपर में पूछा भी जा चुका है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहां पर है। वाशिंगटन डीसी, न्यूयॉर्क, जिनेवा, या ऑस्ट्रिया। ठीक ना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, यहाँ पे देखो, सबसे पहले क्वेश्चन को समझो कि संयुक्त राष्ट्र
संघ का मुख्यालय कहाँ पे है, हेड क्वार्टर कहाँ पे है? तो बच्चों इसका राइट आंसर होगा यहाँ पे क्या, न्यूयॉर्क। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सेकंड बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तो बच्चों जितना क्वेश्चन बता रहा हूं ना, सारे क्वेश्चन को अभी कभी तुरंत तैयार कर लो। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है कि पुनर्जागरण की शुरुआत किस देश में हुई थी, ये आपको बताना है। रोम, ब्रिटेन, इटली या ऑस्ट्रिया। तो पुनर्जागरण की जो शुरुआत किया गया था किस देश में किया गया था, सबसे पहले बताना है। तो सबसे पहले यहाँ पे इटली में किया गया था। इस बात को मत भूलना भाई, याद करके रख लेना, क्योंकि पेपर में कई बार पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि कपास की खेती करने के लिए कौन सी मृदा सबसे अधिक उपयुक्त मानी जाती है? काली मृदा, जलोढ़ मृदा, लाल मृदा या लेटरराइट मृदा। तो कपास की खेती करने के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी अगर हम बात करेंगे तो सबसे उपयुक्त मिट्टी यहाँ पे काली मिट्टी को माना जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे पहला बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। भाई इसको याद कर लो, जितना क्वेश्चन बता रहा हूँ ना आज की इस महा मैराथन क्लास के माध्यम से आपको यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलेगा, इतना तगड़ा कंटेंट है, ठीक ना। अब चलो अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है कि पंजाब में भूमि निम्नीकरण का कारण क्या है, ये आपको बताना है। गहन खेती, अधिक सिंचाई, वन उन्मूलन या अति पशुचारण। तो पंजाब में भूमि का निम्नीकरण माने पंजाब में जो भी खेती हो रही है उसका नीची माने निम्नीकरण होने का रीजन क्या है, ये आपको बताना है। तो सबसे अधिक यहाँ पे सिंचाई किया जा रहा है, इसलिए यहाँ पे सेकंड ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। अब चलो अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है कि इनमें से कौन सी रबी की फसल है? रबी की फसल, खरीफ की फसल होती है, एक यहाँ पे होती है जायद या दलहन की फसल, ठीक ना। तो यहाँ पे देखो पूछा जा रहा है कि रबी की फसल बताना है, चावल, चना, मोटे अनाज या कपास। तो बच्चों यहाँ पे रबी की जो फसल होगी ना वो चना, यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये कोई बार क्वेश्चन पेपर में पूछा जा चुका है। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है कि कर्तन दहन कृषि यानी कि झूम कृषि निम्नलिखित में से किस राज्य में पाई जाती है? उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान या मिजोरम। तो बच्चों यहाँ पे देखो कर्तन दहन कृषि या इसे झूम कृषि के नाम से जाना जाता है, ये किस राज्य में पाया जाता है? ये पाया जाता है बच्चों मिजोरम में। कहाँ पे? मिजोरम में पाया जाता है। इस बात को ध्यान में रखना, चौथा ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। इस बात को नहीं भूलना है, हमेशा याद करके रखना है, क्योंकि अब की बार पेपर में गारंटी के साथ पूछा जाएगा। अब चलो अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है कि झारखंड में स्थित कोडरमा निम्नलिखित में से किस खनिज का अग्रणी उत्पादक है? देखो बच्चों यहाँ पे एक झारखंड है ना, झारखंड क्या है, एक स्टेट है, एक राज्य है। अब देखो एक इस राज्य में एक यहाँ पे जगह का नाम है, एक शहर का नाम है कोडरमा। अब बताना कि कोडरमा किसके लिए फेमस है, यहाँ पे किस चीज का सबसे ज्यादा डेवलपमेंट यानी प्रोडक्शन होता है? बक्साइट होता है कि लौह अयस्क होता है कि तांबा होता है कि अभ्रक होता है? तो बच्चों जब भी बात आएगा झारखंड के लिए और झारखंड में जो भी शहर आएगा कोडरमा, तो ये कोडरमा है ना, ये अभ्रक के लिए सबसे ज्यादा फेमस यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट है, ठीक ना। इस बात को ध्यान में रख लेना, कई बार पेपर में पूछा जा चुका है। अब चलो अगला जो हमारा क्वेश्चन पूछा गया बच्चा कि निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का परंपरागत स्रोत है? ऊर्जा का परंपरागत स्रोत कहने का सेंस यहाँ पे ये होता है बच्चा कि परंपरा के हिसाब से, नेचर के हिसाब से डायरेक्ट टू डायरेक्ट मिल रहा है और वो कभी खत्म नहीं होगा। जैसे यहाँ पे देखो सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, कोयला और यहाँ पे ज्वारी ऊर्जा। और यहाँ पे देखो परंपरागत ऊर्जा का स्रोत कौन सा हो जाएगा? तो बच्चों यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हो जाएगा कोयला। कोयला इसका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन कई बार पेपर में पूछा जा चुका है। अब देखो क्वेश्चन जो कि अगला नंबर क्वेश्चन 14 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको जरा ध्यान से समझिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त करता है? एल्यूमिनियम, चीनी, सीमेंट या मोटर गाड़ी। तो बच्चों इसका राइट आंसर क्या होगा? तो यहाँ पे देखो चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रक्रिया करने के लिए हम क्या करते हैं? तो बच्चों इसका राइट आंसर क्या होगा? यहाँ पे सीमेंट हो जाएगा, क्योंकि सीमेंट एक ऐसा उद्योग होता है क्योंकि चूना पत्थर को क्या करता है, कच्चे माल के रूप में यूज करता है, प्रयुक्त करता है, उपयोग करता है, ठीक ना। इस बात को भाई याद रखना है, मत भूलना। अब चलो अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा परिवहन साधन भारत में प्रमुख साधन माना जाता है? माने साधन और परिवहन का वो तरीका बताना है जो कि इंडिया में सबसे टॉप तरीके पे चलता है, जैसे पाइपलाइन, वायु परिवहन,
रेल परिवहन या सड़क परिवहन। तो बच्चों अगर हम मोस्टली बात करेंगे इंडिया में ना, तो इंडिया में परिवहन का सबसे जो प्रमुख साधन होता है वो यहाँ पे सड़क परिवहन को माना जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे चौथा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, इस बात को ध्यान में रखना। अगला क्वेश्चन जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन इजी भी है, कई बार पेपर में आ चुका है कि भारत में केंद्र शासित राज्यों की संख्या कितनी है, ये आपको बताना है। 9 कि 10 कि 7 कि 8। तो बच्चों भारत में केंद्र शासित राज्यों की अभी भी संख्या जो है ना वो कुल मिलाकर 8 है। कितना है? 8 है। फिलहाल में हम बात करेंगे तो 8 है, ठीक ना। अब चलो अगला क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि भारत में मताधिकार की आयु क्या है, ठीक ना। इंडिया में मताधिकार माने वोट डालने का जो उम्र होना चाहिए वो कितना वर्ष माना गया है, ये आपको बताना है। 21 वर्ष, 25 वर्ष, 20 वर्ष या 18 वर्ष। तो बच्चों हम बात करेंगे भारत के लिए, ठीक ना। तो भारत में वोट डालने का जो उम्र होता है ना, आयु होता है ना, एज लिमिट होता है ना, वो यहाँ पे 18 वर्ष होता है, ठीक ना। 18 वर्ष। चौथा ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, इस बात को ध्यान में रखना है। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। अच्छा अगला क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि किसी देश के विकास को निर्धारित करने का आधार क्या माना जाता है? स्वास्थ्य एवं शिक्षा का स्तर, प्रति व्यक्ति आय, या व्यक्तियों का साक्षरता दर, या उपयुक्त सभी। तो बच्चों किसी भी देश के विकास को निर्धारित करने का जो बेस माना जाता है, आधार माना जाता है, वो यहाँ पे क्या हो जाएगा? सभी के सभी यहाँ पे ऑप्शन यहाँ पे सत्य हो जाएंगे, क्योंकि स्वास्थ्य और शिक्षा का स्तर भी माना जाएगा, प्रति व्यक्ति आय भी माना जाएगा, और व्यक्तियों का साक्षरता रेट भी माना जाएगा, दर ही माना जाएगा, क्योंकि उस देश में कितने % इंसान साक्षर है या निरक्षर है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? चौथा ऑप्शन यहाँ पे उपयुक्त सभी हो जाएगा। भाई इसको याद कर लो, भूलना मत कभी, ठीक ना। अब चलो अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है कि विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? इस क्वेश्चन को बताना है। न्यूयॉर्क में, जिनेवा में, पेरिस में या ओटावा में। तो विश्व व्यापार संगठन ये कहाँ पर है बच्चा? इसका मुख्यालय कहाँ पर है? इसका मुख्यालय है जिनेवा में। कहाँ पर है? जिनेवा में। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सेकंड बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा, ठीक ना। अब चलो अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या दे रखा है, अंतिम नंबर क्वेश्चन है एमसीक्यू का कि टिहरी बांध परियोजना किस राज्य में स्थित है? टिहरी बांध परियोजना कहाँ पर स्थित है? कई बार हमने बता भी रखा है, पंजाब, गुजरात, मध्य प्रदेश या उत्तराखंड। तो टिहरी बांध परियोजना कहां पर है बाबू? ये है उत्तराखंड में। कहां पर है? उत्तराखंड में। इस बात को ध्यान में रखना है, कई बार पेपर में पूछा जा चुका है। तो बच्चों इस पूरे वीडियो के माध्यम से मैंने आप सभी को वो सारे क्वेश्चन बता दिया जो कि पेपर में हमेशा पूछा जाता है। अब चलिए बच्चों हम यहाँ पे आगे बात करेंगे क्लास 10th के बच्चों के लिए सामाजिक विज्ञान 2024 बोर्ड परीक्षा के लिए सभी महत्वपूर्ण लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के बारे में, ठीक ना, जो कि बोर्ड परीक्षा के पेपर में 100% पूछा ही जाएगा, इससे बाहर नहीं आएगा बाबू, ठीक ना। जितना क्वेश्चन आज के सेशन में बता रहा हूं सारे क्वेश्चन को अभी कभी तुरंत तैयार कर लो, याद कर लो, रट लो, समझ लो, क्योंकि अब की बार पेपर में डायरेक्ट यही क्वेश्चन आएंगे, इससे बाहर नहीं आएगा। और वीडियो पसंद आ रही है तो एक बार वीडियो को प्यार से लाइक कर दो। और मैंने ऑलरेडी बता भी रखा है कि इस वीडियो का लाइक का टारगेट क्या होना चाहिए, 1000 लाइक का टारगेट है। अब तक जितने भी बच्चे लाइक कर दिए हैं वो शेयर भी कर देंगे, ठीक ना। चलिए लघु उत्तरीय प्रश्नों को सबसे पहले हम यहाँ पे समझेंगे, उसके बाद अंत में दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को याद करेंगे, समझेंगे। तो सबसे पहला यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि नेपोलियन के द्वारा किए गए सुधारों का वर्णन करिए। कई बार पेपर में आ चुका है कि नेपोलियन के द्वारा जो भी सुधार किया गया था, कौन कौन सा सुधार किया गया था, उसके बारे में आपको डिस्कस करना है, वर्णन करना है। तो कैसे इसका आंसर लिखेंगे, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा कि नेपोलियन बोनापार्ट विश्व के महानतम व्यक्तियों में से एक था। नेपोलियन जो था ना बच्चों, ये सबसे विश्व के महान व्यक्तियों में से इसका अच्छा स्थान था। उसके असाधारण कार्यों और आश्चर्यजनक विजयों ने 1799 ईस्वी से 1815 ईस्वी तक संपूर्ण यूरोप को प्रभावित किया, इंप्रेस कर दिया। उसके प्रमुख कार्य सुधार निम्नलिखित है, इस प्रकार हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे लिख देंगे बच्चों कि शासन संबंधी सुधार, ठीक ना। सबसे पहले यहाँ पे 3-4 सुधार का नाम लिखेंगे। सबसे पहले लिखेंगे शासन संबंधी सुधार, उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे आर्थिक सुधार, उसके बाद लिख देंगे धार्मिक सुधार, अंत में लिखेंगे शिक्षा संबंधी सुधार। तो एक एक सुधार के बारे में समझते हैं, याद करते हैं, ठीक ना, क्योंकि पेपर में कैसे लिखना है उसको भी आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि आप पेपर में पहली बार बैठने जा रहे हो। तो यहाँ पे देखो शासन संबंधी सुधार में क्या लिखेंगे कि नेपोलियन की शासन व्यवस्था प्रतिभा, व्यापकता और कार्य क्षमता के सिद्धांतों पर आधारित थी। देश की अराजकता को समाप्त करने के लिए शासन पर
विकेंद्रीकरण कर दिया गया, ठीक ना। तो शासन संबंधी सुधार में इतनी बात आप सभी को लिखना है। उसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे आर्थिक सुधार, क्योंकि नेपोलियन के द्वारा आर्थिक सुधार में क्या क्या डेवलपमेंट किया गया था, क्या क्या अमेंडमेंट किया गया था, उसके बारे में समझ लेते हैं कि नेपोलियन ने पेरिस में बैंक ऑफ फ्रांस का स्थापना कराई, मादक द्रव्यों, नमक आदि पर कर लगाया, मजदूरों का वेतन निश्चित कर दिया और चोर बाजारी सट्टेबाजी को समाप्त कर दिया। यह रहा आर्थिक सुधार किसका, तो नेपोलियन का। अब बच्चों आगे बढ़ेंगे, धार्मिक सुधार के माध्यम से क्या क्या किया था। तो नेपोलियन ने अपने देशवासियों को धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान करने का प्रयत्न किया, प्रयास किया और राज्य की ओर से सभी को अपने धर्म का आचरण करने की स्वतंत्रता प्रदान कर दी। यानी कि उस धर्म में, उस देश में जो भी लोग जिस धर्म के, अपने धर्म के हिसाब से, अपना मानवता के हिसाब से, अपना धर्म को हिसाब से बढ़ावा दे सकते हैं, मना सकते हैं, ठीक ना। आगे बात करेंगे शिक्षा संबंधी सुधार क्या किया गया था नेपोलियन के द्वारा, उसको भी समझ लेते हैं कि नेपोलियन ने शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण सुधार किए। इसने फ्रांस में राष्ट्रीय शिक्षा की नींव डाली और पेरिस में एक विश्वविद्यालय की स्थापना भी किया, ऑर्गेनाइजेशन भी कर दिया, इसको गठन भी कर दिया। तो बच्चों यहाँ पे अगर पूछेगा कि नेपोलियन के द्वारा कितने सुधार किए गए थे, तो यहाँ पे 4 सुधार के बारे में लिख दो, शासन सुधार, आर्थिक सुधार, धार्मिक सुधार और शिक्षा सुधार, ठीक ना। इतने सुधार आप यहाँ पे लिख दोगे, आपका एक भी नंबर ना कटेगा और पूरा का पूरा बाबू यहाँ पे नंबर आपको दे दिया जाएगा, ठीक ना। अब चलो सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, कई बार पेपर में पूछा जा चुका है कि जर्मनी की एकीकरण की प्रक्रिया का संक्षेप में वर्णन करना है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि जर्मनी का एकीकरण का प्रक्रिया संक्षेप में बताना है, प्रोसेस कैसे किया गया था, क्या करना था, ठीक ना, उसके बारे में आपको बताना है। तो यहाँ पे लिखेंगे कि राष्ट्रवादी भावनाएं मध्यम वर्गीय जर्मन लोगों में काफी व्याप्त थी, ठीक ना। जो भी मान जर्मन के लोग थे उसमें राष्ट्रवादी की जो भावना थी सबसे ज्यादा थी, ठीक ना। उन्होंने 1848 में जर्मन महासंघ के विभिन्न इलाकों को जोड़कर एक निर्वाचित संसद द्वारा शासित राष्ट्र राज्य बनाने का, ठीक ना, प्रयास किया था, मगर इस पहल को राजशाही और फौज की ताकत ने मिलकर दबा दिया। माने जो भी राजशाही से शासन चल रही थी और फौज की जो ताकत चल रही थी उसको मिलकर के इसको दबा दिया, माने पनपने नहीं दिया। उनका प्रथा के बड़े भूस्वामियों ने ना भी समर्थन किया। उसके बाद प्रसा ने राष्ट्रीय एकीकरण के आंदोलन का नेतृत्व को संभाल लिया। उसका मुख्यमंत्री ऑटो वन बिस्मार्क इस प्रक्रिया का जनक था, जिसने प्रसा की सेना और नौकरशाही की मदद ली। 7 वर्ष के दौरान ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस ने से 3 युद्धों में प्रसा की जीत हुई और एकीकरण की प्रक्रिया पूरी हुई। और यहाँ पे बात करेंगे कि जनवरी 1871 में वर्साय में हुई एक समारोह में प्रसा के राजा विलियम प्रथम की जर्मनी का सम्राट घोषित किया गया। इस तरीके से 1871 में जर्मनी का एकीकरण किया गया था, माने एकजुटता किया गया था, ठीक ना। तो इस प्रकार यहाँ पे लिखेंगे कि जर्मनी का एकीकरण का प्रोसेस क्या था, प्रक्रिया क्या था, आप आसानी से पूरे माध्यम से पूरे तरीके से यहाँ पे लिख सकते हो। अब चलो बच्चों हम यहाँ पे बढ़ेंगे। अगला नंबर जब हमारा क्वेश्चन पूछा गया है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत में रॉलेट एक्ट क्या है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार भाई पेपर में पूछा जा चुका है कि भारत में रॉलेट एक्ट क्या था, उसका विरोध कैसे किया गया, परिणाम क्या हुआ, उसके बारे में बताना है। तो सबसे पहले बच्चों यहाँ पे लिखेंगे रॉलेट एक्ट के बारे में, ठीक ना, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है पेपर में कई बार पूछा जा चुका है और ये पेपर में सीधा सीधा 4 नंबर में बच्चों पूछा जाता है। आइए समझते हैं भाई कि रॉलेट एक्ट क्या होता है। तो रॉलेट एक्ट 1919 ईस्वी में पारित एक ऐसा कानून था जिनमें भारतीयों पर किसी तरह से मुकदमे को चलाए बिना शंका के आधार पर गिरफ्तार करके 2 साल तक जेल में बंद किया जा सकता था। माने रॉलेट एक्ट में ऐसा नियम था कि अगर किसी भी भारतीय के ऊपर शक भी हो जाए ना, शंका भी हो जाए ना, तो उसको पकड़ करके सबसे पहले तो 2 साल की यहाँ पे जेल दे दो और उम्र कैद की भी सजा सुनाई जा सकती थी, यहाँ तक कि काले पानी की सजा भी सुनाया जा सकता था इस एक्ट के माध्यम से, ठीक ना। तो आपको रॉलेट एक्ट में इतनी बात लिखना है, नंबर मिल जाएगा। और बात करेंगे परिणाम पूछा गया है कि परिणाम इसका क्या हुआ, इसका विरोध किस तरीके से किया गया, उसको भी समझ लेते हैं। तो सबसे पहले बच्चों इसका परिणाम समझ लेते हैं, इसका परिणाम क्या किया गया था, क्या हुआ था। तो अंग्रेजों ने
राष्ट्रवादियों पर दमन शुरू करने के साथ मार्शल लॉ लागू कर दिया और 13 अप्रैल को जालियांवाला बाग हत्याकांड हो गया था। ठीक ना, आप सभी को पता होगा कि जो जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था वो कब किया गया था? वो हुआ था 13 अप्रैल को। ठीक ना, कहाँ पे हुआ था? इसका राइट आंसर मेरे कमेंट बॉक्स में छाप करके बता देना। अच्छा बच्चों, अगला हमारा क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत में जो भी रॉलेट एक्ट चलाया गया था इसका विरोध किस तरीके से किया गया था, ये आपको बताना है। तो यहाँ पे लिखेंगे विरोध कैसे किया गया था। तो भारत में लोगों के द्वारा रॉलेट एक्ट का विरोध निम्न तरीके से किया गया था। तो सबसे पहला तरीका ये था कि विभिन्न महाशहरों में रैली जुलूसों का आयोजन किया गया था। ठीक ना, सबसे पहले रैली और जुलूस के माध्यम से इसको समाप्त किया गया। उसके बाद कई शहरों में दुकानदारों ने, ठीक ना, दुकान बंद करके अपना विरोध जताया था। जो भी दुकानदार थे, ठीक ना, स्ट्रीट वेंडर्स थे, वो अपनी दुकानों को रोक करके बंद करके इस प्रथा को, इस एक्ट को समाप्त कर दिया था। ठीक ना, तो इस तरीके से रॉलेट एक्ट के बारे में लिखना है, परिणाम के बारे में लिखना है और इसके विरोध के बारे में आप सभी को पेपर में लिखना होगा, तब जाकर के पूरा का पूरा नंबर यहाँ से मिलेंगे। ठीक ना, अब चलो बच्चों आगे यहाँ पे बात करेंगे। अगला नंबर क्वेश्चन कि सत्याग्रह के विचार का क्या मतलब है। ठीक ना, कि सत्याग्रह के विचार का मतलब बताना है, मीनिंग बताना है, अर्थ बताना है कि भाई सत्याग्रह का अर्थ क्या होगा। जो कि महात्मा गांधी ने सत्याग्रह आंदोलन कई चलाया था, ठीक ना, उसके बारे में आपको बताना है। तो इसका आंसर कैसे लिखेंगे समझिएगा कि सत्याग्रह के विचार का मूल आधार सत्य की शक्ति पर आग्रह तथा सत्य की खोज करना है। ठीक ना, आगे लिखेंगे गांधी जी इसके प्रबल समर्थक थे। ठीक ना, सत्याग्रह के गांधी जी जो थे प्रबल समर्थक थे भाई, इसके फॉलोअर थे। ठीक ना, तथा उन्होंने इसकी व्याख्या इस प्रकार की, माने गांधी जी ने किस प्रकार से व्याख्या की थी, अर्थ बताया था, उसके बारे में यहाँ पे समझाया गया है। 3 चीजों के बारे में बताया गया था सत्याग्रह का डेफिनेशन देते समय। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखा गया है कि अगर आपका उद्देश्य सच्चा है, ठीक ना, यदि आपका संघर्ष अन्याय के खिलाफ है तो उत्पीड़न से मुकाबला के लिए शारीरिक बल की आवश्यकता नहीं है। देखो इसमें बताया जा रहा है कि भैया सत्याग्रह का मतलब क्या होगा कि अगर आपका जो भी टारगेट है, ऑब्जेक्टिव है, सच्चा है, एकदम निष्ठ एकदम बढ़िया तरीके से नेक है, तो आपका संघर्ष अन्याय के खिलाफ है, तो उत्पीड़क से जो भी आपको माने दर्द देने वाला है उसको उत्पीड़क बोलेंगे। तो उत्पीड़क से मुकाबला करने के लिए शारीरिक बल की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी, आप आसानी से मौन धारण करके भी उसका विरोध जता सकते हो। ठीक ना, इस तरीके से अगली लाइन में लिखेंगे कि प्रतिशोध की भावना या आक्रामक, ठीक ना, या आक्रामना का सहारा के बिना, ठीक ना, सत्याग्रही केवल अहिंसा के सहारे भी अपने संघर्ष में सफल हो सकता है। इस प्रकार से ये लिख देंगे। अंत में लिखेंगे कि इस संघर्ष के अंततः सत्य की ही जीत होती है। माने इस जो भी इस संघर्ष में, इस लड़ाई में, या जो भी ये काम चल रहा है, इस पूरे युद्ध में किसकी जीत होगी? सत्य की हमेशा जीत होगी। और गांधी जी का अटूट ये विश्वास था कि अहिंसा का धर्म सभी भारतीयों को एकता के सूत्र में बांध सकता है। इस प्रकार से आप सभी को सत्याग्रह के विचार का मतलब समझा देना है, अर्थ बता देना है। ठीक ना, अब चलो बच्चों अगला जो कि हमारा क्वेश्चन पूछा गया है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है उसको पहले समझिएगा कि 3 राज्यों के नाम बताइए। सबसे पहले क्या करना है कि 3 राज्यों के नाम बताइए जहां काली मिट्टी पाई जाती है, इस पर मुख्य रूप से कौन सी फसल उगाई जा सकती है, उसके बारे में भी आप सभी को चर्चा करना है, विचार करना है। ठीक ना, तो सबसे पहले यहाँ पे बताओ कि 3 राज्यों के नाम बताना है जहां काली मिट्टी पाई जाती है। तो यहाँ पे लिखेंगे काली मृदा। काली मृदा मतलब काली मिट्टी, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। काली मृदा मतलब मिट्टी, तो काली मृदा का रंग काला होता है। ठीक ना, इसे रेगर मृदा भी कहा जाता है। ठीक ना, यह लावाजनक शैलों से बनती है। किससे बनती है? यह लावाजनक शैलों से बनती है। ठीक ना, यह मृदा महाराष्ट्र, सौराष्ट्र और मलवा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के पठार में पाई जाती है। ये कहाँ कहाँ पाई जाती है? सबसे पहले महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, मालवा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के पठार में पाई जाती है। और काली मृदा कपास की खेती करने के लिए सबसे उचित मानी जाती है, समझी जाती है। इसे काली मृदा के नाम से भी जाना जाता है। इस मिट्टी को किस मृदा के? काली मृदा के नाम से भी जाना जाता है। तो इस प्रकार से वो 3 राज्य थे, वो नाम मैंने बता दिया, और कौन कौन सा फसल उग सकते हैं उसके बारे में मैंने यहाँ पे चर्चा कर दिया। ठीक ना, अब चलिए बच्चों अगला जो आपका क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, पूछा गया है कि पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा अपरदन की रोकथाम करने के लिए क्या क्या कदम उठाने चाहिए, उसके बारे में आपको बताना है।
ठीक ना। यहाँ पे समझेंगे सबसे पहले भाई कि पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा अपरदन। सबसे पहले बच्चों यही समझते हैं कि मृदा अपरदन क्या होता है। तो भूमि के कटाव को, ठीक ना, भूमि के कटाव को मृदा अपरदन बोलेंगे। और इसका रोकथाम कैसे किया जाएगा, कौन कौन से कदम उठाए जा सकते हैं, उसके बारे में आप सभी को यहाँ पे चर्चा करना है भाई, लिखना है, समझना है, ठीक ना। आइए बच्चों यहाँ पे कैसे लिखेंगे, ध्यान से समझिएगा कि मृदा के कटाव और उसके बहाव की प्रक्रिया को मृदा अपरदन कहते हैं, ठीक ना। विभिन्न मानवीय तथा प्राकृतिक कारणों से मृदा अपरदन होता रहता है। माने देखो मृदा अपरदन के दो कारण हैं। सबसे पहले तो मानवीय कारण भी होगा, माने जमीन जो कटेगा, ठीक ना, या ढहेगा, ठीक ना, उसका रीजन क्या होगा, एक तो मानव के द्वारा भी किया जा सकता है और उसके बाद प्राकृतिक कारण से भी हो सकता है। जैसे यहाँ पे भूकंप आ गया, बाढ़ आ गया, इस वजह से भी मृदा अपरदन होता रहता है, ठीक ना। आगे लिखेंगे कि पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा अपरदन की रोकथाम करने के लिए निम्नलिखित तरीके अपनाए जा सकते हैं। अच्छा, कौन कौन से तरीके हैं उसके बारे में यहाँ पे लिखा गया, आसानी से यहाँ पे समझिएगा। सबसे पहला तरीका क्या है बच्चा कि पर्वतीय ढालों पर समुच्चय रेखाओं के समांतर हल चलाने से ढाल के साथ जल बहाव की गति बढ़ती है, इसे समुच्चय जुताई कहा जाता है। सबसे रीजन पहला यहाँ पे लिखेंगे कि भाई पर्वतीय ढालों पर समुच्चय रेखाओं के समांतर हल चलाने से ढाल क्या हो जाएगा, जल बहाव की गति को बढ़ा देगा। इससे इसे क्या बोलेंगे, समुच्चय जुताई कहेंगे। तो सबसे पहले भाई मृदा अपरदन को रोकने के लिए समुच्चय जुताई करेंगे, ठीक ना। इस जुताई का नाम याद रखना, समुच्चय जुताई कहेंगे, ठीक ना, समुच्चय जुताई करेंगे। अगला यहाँ पे तरीका क्या अपनाएंगे कि पर्वतीय ढालों पर सीढ़ीदार या सोपानी या श्वेत बना करके और नालिका अपरदन को रोका जा सकता है। पश्चिमी और मध्य हिमालय में सोपान अथवा सीढ़ीदारी खेती कृषि काफी विकसित मानी जाती है। और बच्चों कमेंट में छाप करके बताओ कि सीढ़ीदार या सोपानी खेती कहां पर किया जाता है भारत में। ये आप लोग मेरे को कमेंट बॉक्स में छाप करके बताओ, ठीक ना। अब चलो अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है कि पर्वतीय ढालों पर बांध बनाकर जल प्रवाह को समुचित ढंग से रोका एवं खेती के काम में लगाया जा सकता है। मृदारोधक बांध और नालिका के फैलाव को रोकता रहता है, ठीक ना। तो यह हो गया तीन तरीका। इस तीन तरीके के माध्यम से हम मृदा अपरदन के रोकथाम कर सकते हैं। इस तरीके से हम इसकी रुकावट को आगे बढ़ा सकते हैं, ठीक ना। अब चलो बच्चों अगला जो हमारा क्वेश्चन है वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई। कई बार पेपर में क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि महामंदी के कारणों की व्याख्या करना है। कई बार भाई पेपर में आ चुका है कि महामंदी के कारण क्या थे, उसके बारे में आपको बताना है। तो सबसे पहले यही आपको पता होना चाहिए कि भाई महामंदी की जो शुरुआत किया गया था, कब किया गया था। तो सबसे पहले महामंदी, ठीक ना, सन 1929 ईस्वी में आई थी, ठीक ना। तो यहाँ पे लिखेंगे कि सन 1929 में आर्थिक महामंदी की शुरुआत हुई। इस मंदी के प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं। अब कौन कौन से कारण हैं, मैं इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको 4 वो कारण बताऊंगा जो कि आपको पेपर में लिखना है और वही आपको याद करना है। तो सबसे पहला कारण क्या था बच्चा, यहाँ पे लिखेंगे कि औद्योगिक क्रांति के कारण। औद्योगिक क्रांति मतलब जो भी आपका टेक्नोलॉजी आ रहा है उस क्रांति की वजह से, ठीक ना, अमेरिका तथा ब्रिटेन में बड़े पैमाने पर उत्पादक कार्य होने लगा था। 1930 तक तैयार माल का इतना बड़ा भंडार एकत्र हो गया कि उसका कोई खरीदार न रहा। माने इतना मटेरियल तैयार हो गया कि भाई उसका कोई माने बिजनेस करने वाला नहीं था, उसको खरीदने वाला कोई आदमी नहीं था, ठीक ना। 1930 में एक साल में इतना तैयार हो गया था। तो इस वजह से महामंदी आ गई थी। उसके बाद में अगला रीजन लिखेंगे कि कृषि क्षेत्र में अति उत्पादन के कारण, ठीक ना, कृषि उत्पादों की कीमतें गिरने लगी। किसानों ने अपनी घटती आय को बढ़ाने के लिए अधिक उत्पादन शुरू कर दिया, किंतु इससे कीमतें और गिरने लगी। जब भी ज़्यादा खेती होगा तो क्या हो जाएगा, कीमतें में यहाँ पे गिरावट आ जाएगा, कीमत उसका कम हो जाएगा, ठीक ना। अब चलो अगला यहाँ पे टॉपिक लिखेंगे, कारण लिखेंगे कि यूरोप में कई बैंक धाराशाही हो गए, ठीक ना। और यहाँ पे देखो लिखेंगे कि कई देशों की मुद्रा की कीमत बुरी तरह से क्या हो गई, गिर गई, कम हो गई, कमजोर हो गई, ठीक है। अंत में रीजन लिखेंगे कि अमेरिका के शेयर बाजार में शेयरों की कीमत में गिरावट आ गई। इसकी वजह से वहां लाखों व्यापारियों का दिवाला निकल गया, भाई धजिया उड़ गया, भाई घाटा हो गया। इस प्रकार से महामंदी के 4 कारण लिखेंगे जो कि आप सभी को भी परीक्षा में लिखना होता है, ठीक ना। अब चलो बच्चों अगला जो हमारा क्वेश्चन है, पेपर में ये भी कई बार पूछा जा चुका है कि जैव विविधता क्या है और मानव जीवन में
इसकी महत्ता का वर्णन करना है। तो सबसे पहले बच्चों ये हम समझेंगे कि भाई जैव विविधता का मतलब क्या होता है, अर्थ क्या होता है, मीनिंग क्या होता है, इसका आशय क्या होता है। उसके बाद मानव जीवन में इसका महत्व क्या होता है, इंपोर्टेंस क्या होता है, उसके बारे में भी हम यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं, समझने वाले हैं। आगे समझ में ना, तो चलिए लिखेंगे इसमें कि जैव विविधता, हेडिंग लगाएंगे, इसमें लिखेंगे कि जैव विविधता जीव मंडलों में पाए जाने वाले जीवों को विभिन्न जातियों में पाए जाने वाली विविधता है। दूसरे शब्दों में अगर हम बात करेंगे, कहेंगे तो कि जैव विविधता वनस्पतियों एवं प्राणियों में पाए जाने वाले जाति विभेद को प्रकट करती है भूपृष्ठ पर, भूपृष्ठ मतलब भूमि पर, ठीक ना, भूमि के क्षेत्रफल पर या भूमि के पृष्ठ पर वर्तमान जैव विविधता अरबों वर्षों से हो रहे जीवन के सतत विकास की प्रक्रिया का परिणाम है, रिजल्ट है, ठीक ना। आगे लिखेंगे कि पर्यावरण ह्रास के कारण, कमी के कारण जैव विविधता का क्षय हुआ है, जीवों की अनेक प्रजातियां लुप्त हो गई है तथा कई संकटग्रस्त है, ठीक ना, कई जातियां संकट में माने विलुप्त होने के कगार पे है, ठीक ना। आगे लिखेंगे बच्चों कि मानव जीवन करने के लिए या मानव जीवन के लिए महत्व, ठीक ना, इसमें लिखेंगे कि इसका क्या महत्व होता है, ठीक ना। लिखेंगे कि मानव अपने उत्पत्ति काल से ही विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए जीव जगत से ही करता चला आ रहा है। मानव को भोजन, आवास एवं परिवेश संबंधी विभिन्न आवश्यकताओं और अपने अस्तित्व के लिए जैव विविधता पर ही निर्भर रहना पड़ता है। जैव विविधता के उपभोग की दृष्टि से ही मानव से अधिक उपभोगी या उपयोगी प्राणियों और पौधों का पालतूकरण किया गया, ठीक ना। आगे लिखेंगे कि कृषि एवं पशुपालन इसकी आवश्यकता का परिणाम है, ठीक ना। इसके परिणाम क्या है, कृषि है और पशुपालन है, ठीक ना। इस प्रकार से बच्चों आप सभी को जैव विविधता का परिभाषा लिखना है और इसके महत्व के बारे में भी आप सभी को चर्चा करना है, ठीक ना। अब चलो बच्चों, अगला जो हमारा क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा रहा है कि भारतीय कृषि की कोई 3 विशेषताएं लिखिए। कई बार भाई पेपर में आ चुका है कि भारतीय कृषि की कोई 3 विशेषताएं क्या होती है, उसके बारे में आप सभी को समझाना होता है, बताना होता है। तो कैसे हल करेंगे, यहाँ पे समझिएगा। लिखेंगे कि भारतीय कृषि की 3 विशेषताएं निम्नलिखित है। सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखेंगे कि प्रकृति पर निर्भरता, उसके बाद लिखेंगे कृषि पर निम्न उत्पादकता और अंत में लिखेंगे कि खाद्यान्न फसलों की प्रमुखता। तो तीनों के बारे में को समझना बहुत ही जरूरी है भाई, क्योंकि बिना समझे आप नहीं लिख पाओगे, ठीक ना। चलो अगला क्वेश्चन यहाँ पे लिखेंगे प्रकृति पर निर्भरता। इसमें लिखेंगे कि भारतीय कृषि मानसूनी वर्षा पर निर्भर रहती है या करती है। यही कारण है कि वर्षा की अनियमित एवं अनिश्चितता भारतीय कृषि अर्थव्यवस्था को सर्वाधिक प्रभावित करती है। जिस वर्ष मानसूनी वर्षा नियमित होती है, कृषि उत्पादन भी नियमित मात्रा में प्राप्त होती रहती है, ठीक ना। इस प्रकार से हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले तो भाई हमारा नेचर पर डिपेंड होगा कि अगर बारिश ज़्यादा होगा, धूप ज़्यादा होगा, ठीक ना, इस प्रकार से हमारा कृषि सबसे ज़्यादा मजबूत होगा, अच्छा होगा, बढ़िया क्वालिटी का होगा। उसके बाद कृषि पर निम्न उत्पादकता, इसमें क्या लिखेंगे कि भारत में कृषि उपजों का प्रति हेक्टेयर उत्पादन अपेक्षाकृत अन्य देशों से कम है। इसमें यह लिखेंगे कि प्रति श्रमिक की दृष्टि से भारत में कृषि श्रमिकों की औसत वार्षिक उत्पादकता केवल $105 है। कितना है, $105 है, ठीक ना। इस प्रकार से लिखेंगे कृषि के बारे में। अंत में लिखेंगे कि खाद्यान्न फसलों की प्रमुखता। अच्छा, इसमें क्या लिखना है कि भारतीय कृषि में खाद्यान्न फसलों की प्रमुखता रहती है क्योंकि 100 करोड़ से अधिक, ठीक ना, जनसंख्या की भरण पोषण करने के लिए ऐसा किया जाना चाहिए। तो इस प्रकार से बच्चों यहाँ पे लिखेंगे कि भारतीय कृषि की कोई 3 विशेषताएं, इस प्रकार से आप सभी को लिख देना है, पूरा नंबर यहाँ से मिल जाएगा। तो बच्चों जितना आप सभी क्वेश्चन समझ में आ रहा है ना, सभी प्रश्नों को आप यहाँ पे लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे, और वीडियो पे 1000 लाइक वाला टारगेट को भूलना नहीं है, बिल्कुल आपको लाइक कर ही देना है, शेयर तो मैक्सिमम करना है, ठीक ना। शेयर आपको जितना मन करे उतना करना है, ठीक है। अब चलो बच्चों, अगला जो हमारा क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है कि जल दुर्लभता क्या है, इसके मुख्य कारण क्या है, इसके बारे में आपको बताना है, ठीक है। सबसे पहले साथियों ये समझ लेते हैं कि जल दुर्लभता क्या होता है भाई। सबसे पहले इसकी परिभाषा समझते हैं, उसके बाद इसका रीजन के बारे में हम चर्चा करेंगे, ठीक ना। इसमें लिखेंगे कि जल के विशाल भंडार तथा नवीकरणीय गुणों के होते हुए भी यदि जल की कमी महसूस होती है या की जाती है तो उसे जल दुर्लभता कहते हैं। विभिन्न क्षेत्रों में
जल की कमी या दुर्लभता के लिए निम्नलिखित कारण उत्तरदायी हो सकते हैं। कौन कौन से रीजन हो सकते हैं उसके बारे में यहाँ पे लिखा गया है। सबसे पहले तो बढ़ती जनसंख्या, उसके बाद में जल का असमान वितरण, उसके बाद निजी कुएं और नलकूप। ठीक है, यहाँ पे 3 रीजन बताया गया है, इसके माध्यम से जल आपको नहीं मिल पाएगा, ठीक ना, जल दुर्लभता होता रहता है। तो सबसे पहले यहाँ पे रीजन क्या है, बढ़ती जनसंख्या। इसमें क्या लिखेंगे कि जल अधिक जनसंख्या के घरेलू उपयोग में ही नहीं बल्कि अधिक अनाज के उत्पादन बढ़ाने के लिए जल संसाधनों का अतिशोषण करके सिंचित क्षेत्रों को बढ़ा दिया जाता है, ठीक ना। इस प्रकार से ये लिख देंगे। अगला हम टॉपिक में लिखेंगे कि जल का असमान वितरण। इसमें क्या लिखना है कि भारत में ऐसे बहुत से क्षेत्र हैं जहां सूखा पड़ता है, मतलब सूखा रहता है, ठीक ना, वहां पे बारिश वगैरह नहीं होता है, वर्षा बहुत ही कम होती है। ऐसे क्षेत्र में भी जल दुर्लभता तो या जल की कमी देखी जा सकती है, ठीक ना। इस प्रकार से लिख देंगे। और अगला हम यहाँ पे पॉइंट लिखेंगे कि निजी कुएं या नलकूप। इसमें कैसे लिखेंगे कि बहुत से किसान अपने खेतों में निजी कुएं व नलकूप से सिंचाई करके उत्पादन बढ़ा रहे हैं, जिससे जल का स्तर नीचा गिर रहा है। जल का स्तर किधर हो रहा है, नीचे हो रहा है। मतलब बहुत सारे ऐसे किसान हैं जो कि अपना खेत को माने सींचने के लिए क्या करते हैं, खुद का निजी अपना कुआं या नलकूप तैयार कर लेते हैं या मशीन लगा लेते हैं, ठीक ना, या बिजली से यहाँ पे सिंचाई करते रहते हैं। ठीक है, तो बच्चों इस अब तक मैंने पूरा का पूरा लघु उत्तरीय क्वेश्चन को मैंने समाप्त कर दिया। अब बच्चों हम यहाँ पे बात करेंगे कुल मिलाकर के अब यहाँ पे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न के बारे में, जो कि पेपर में सीधा सीधा 6 नंबर में पूछा जाता है। तो जितने क्वेश्चन अब की बार 2024 परीक्षा पेपर देने वाले हैं वो इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखेंगे भाई, क्योंकि इस क्वेश्चन के माध्यम से, इस पूरे वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को वो सारे क्वेश्चन बताने वाला हूं जो कि पेपर में डायरेक्ट पूछा ही पूछा जाएगा, ठीक ना। तो एक भी क्वेश्चन को मिस नहीं करना है, सारे क्वेश्चन को तैयार करना है। और जितने क्वेश्चन बता रहा हूं ना, सारे क्वेश्चन बोर्ड के पेपर में 100% भाई पूछे जाएंगे, ठीक ना। आइए सबसे पहला जो कि एकदम दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है कि संघवाद क्या है, इसकी प्रमुख विशेषताएं लिखिए। तो सबसे पहले बच्चों आपको बताना है कि संघवाद क्या होता है, इसके बारे में आपको बताना है। उसके बाद इसका विशेषता क्या होता है, इसके बारे में भी आपको बताना है, समझाना है। तो इस क्वेश्चन को अगर आप सही करते हैं तो इसको आप पाने के लिए यहाँ पे 6 नंबर अचीव कर जाओगे। तो ये बच्चों सबसे पहले समझ लेते हैं भाई संघवाद क्या होता है। तो संघवाद सरकार का एक प्रारूप है जिसमें सर्वोच्च सत्ता केंद्रीय प्राधिकरण और उसकी विभिन्न अनुषंगिक, ठीक ना, इकाइयों के बीच बट जाती है। मतलब संघवाद के माध्यम से क्या होता है कि जो भी सत्ता होता है, जो भी पावर होता है, बहुत से लोगों में क्या हो जाता है, बंट जाता है, ठीक ना, समान तौर पे बढ़ जाता है। इस बात को ध्यान में रखना है। इसी को हम क्या बोलेंगे भाई, संघवाद कहेंगे। अच्छा, संघवाद की विशेषताएं क्या क्या होती है उसके बारे में आपको यहाँ पे लिखना होगा। तो यहाँ पे हेडिंग लगाएंगे संघवाद की विशेषताएं। अच्छा, संघवाद की कौन कौन सी विशेषताएं होती है। तो सबसे पहली विशेषता क्या है भाई कि यहाँ सरकार 2 या अधिक स्तरों वाली होती है। माने जिस देश में संघवाद का विशेष माने सरकार है तो वहां पे 2 या 2 से अधिक स्तर पे लड़ाई होगा, वहां पे गवर्नमेंट चलाया जाएगा। माने एकात्मक नहीं होगा, संघात्मक होगा। और उस सरकार को उस देश को बहुत सारे लोग मिल करके चला सकते हैं। कम से कम 2 तो होने चाहिए या 2 से अधिक भी हो सकते हैं लोग, ठीक ना, उस राज्य को चलाने के लिए या देश को चलाने के लिए। अगला पॉइंट लिखेंगे कि अलग अलग स्तर की सरकारें एक ही समूह पर शासन करती है, पर यह कानून बनाने, कर वसूलने और प्रशासन का उनका अपना अपना क्षेत्र होता है। सबसे पहले लिखेंगे कि अलग अलग स्तर की सरकारें एक ही समूह पर शासन करती है, लेकिन अगर हम बात करेंगे यहाँ पे कि कानून बनाने से लेकर के, कर वसूलने से लेकर के और प्रशासन करने का जो भी काम होगा, हर क्षेत्र का अपना अपना क्षेत्र होगा, हर सरकार का अपना अपना एरिया होगा, अपना अपना जगह होगा, ठीक ना। आगे लिखेंगे कि संविधान के मौलिक प्रावधानों को उसकी एक स्तर की सरकार अकेले नहीं बदल सकती। ऐसे बदलाव दोनों स्तर की सरकारों की सहमति से ही हो सकते हैं, ठीक ना। अगला पॉइंट लिखेंगे कि वित्तीय स्वायत्तता निश्चित करने के लिए विभिन्न स्तर की सरकारों के लिए राजस्व के अलग अलग स्रोतों निर्धारित है, ठीक ना। तो ये आपको याद रखना है। और अंत में लिखेंगे किस प्रकार संघीय शासन व्यवस्था के दोहरे उद्देश्य हैं कि देश की एकता की सुरक्षा करना और साथ में उसे बढ़ावा देना, और अंत में इसके साथ ही क्षेत्रीय विविधताओं का पूरा सम्मान करना, पूरा रिस्पेक्ट करना। तो इस प्रकार से बच्चों अब यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे लिखोगे संघवाद क्या होता है और इसकी विशेषता के बारे में वर्णन कर दोगे। पूरा पूरा यहाँ पे 6 नंबर आप यहाँ पे आसानी से अचीव कर जाओगे, मैं गारंटी ले सकता हूँ। अब चलो अगला जो हमारा क्वेश्चन पूछा गया बच्चा
कि इटली के एकीकरण की प्रक्रिया का वर्णन करना है, ठीक ना। इटली के एकीकरण का क्या विशेषताएं होती है, कौन कौन से प्रोसेस होती है, उसके बारे में आपको यहाँ पे लिखना होगा। तो कैसे हल करेंगे, यहाँ पे ध्यान से समझिएगा। इसमें लिखेंगे बच्चों कि 19वीं शताब्दी में इटली के एकीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ हुई, जो इस प्रकार है। अच्छा, सबसे पहले कैसे लिखेंगे कि इस समय इटली अनेक वंशानुगत राज्यों व बहुराष्ट्रीय हैब्सबर्ग साम्राज्य में बिखरा हुआ था, भाई चारों ओर फैला हुआ था, ठीक ना। आगे लिखेंगे कि इतालवी भाषा, ठीक ना, एक भाषा का नाम है इतालवी, ठीक ना। इतालवी भाषा संपूर्ण इटली में नहीं बोली जाती थी, अनेक स्थानों पर इनके रूप प्रचलित थे, माने बहुत सारे जगह पे इनके रूप प्रचलित थे, ठीक ना। आगे लिखेंगे कि 1830 के दशक में जिउसेppe मैस्त्री ने इटली को एकीकृत करने के लिए सबसे ज्यादा प्रयास किया था, संघर्ष किया था, और यंग इटली नामक एक संगठन को बनाया था, एक ऑर्गेनाइजेशन का स्थापना किया गया था। पेपर में पूछा जाता है कि यंग इटली सोसाइटी का संस्थापक कौन है, तो आपको बताना होता है कि जिउसेppe मैस्त्री, इसका बिल्कुल राइट आंसर होता है। चलिए आगे बात करेंगे, अगला नंबर पॉइंट कि 1857 ईस्वी में सार्डिनिया पिडमांट ने ऑस्ट्रिया को पराजित करके, ठीक ना, इस युद्ध में जिसपे गैरिबाल्डी के नेतृत्व में अनेक सैनिकों ने भी भाग लिया था, ठीक ना। आगे लिखेंगे कि 1860 ईस्वी में दक्षिण इटली व 2 सिसोलियो के राज्यों में सार्डिनिया पिडमांड के सैनिकों ने प्रवेश किया और यहां पर स्थानीय किसानों की मदद से स्पेन को पराजित कर सके, ठीक ना। स्पेन को क्या कर दिया, पराजित कर सके, ठीक ना। आगे लिखेंगे अंतिम नंबर पॉइंट, 1861 में विक्टर इमैनुअल द्वितीय को एकीकरण इटली का राजा घोषित कर दिया गया था और 1870 ईस्वी में यह एकीकरण पूरा हो गया, संपन्न हो गया। इस प्रकार से बच्चों हम यहाँ पे इटली के एकीकरण का पूरा प्रोसेस मैंने यहाँ पे समझा दिया और इसी तरीके से आप सभी को बोर्ड के पेपर में छाप करके आना है, ठीक ना। अब चलो बच्चों, अगला जो हमारा क्वेश्चन है पूछा जा रहा है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। और क्वेश्चन क्या है यहाँ पे ध्यान से जरा समझिएगा कि ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोतों का विस्तार से वर्णन करना है। ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत कौन कौन से होते हैं, कि क्या होते हैं, उसके बारे में आपको बताना है, ठीक ना, समझाना है, पूरा विस्तार से वर्णन करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बच्चों समझते हैं कि परंपरागत ऊर्जा के स्रोत क्या होता है और गैर परंपरागत ऊर्जा का स्रोत क्या होता है। सबसे पहले जिन बच्चों को ये टॉपिक समझ में आ जाएगा तो आसानी से आप यहाँ पे कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई परेशानी नहीं होगा। सबसे पहले समझते हैं गैर परंपरागत ऊर्जा का स्रोत क्या होता है, परिभाषा समझते हैं। तो ऊर्जा के वे साधन, क्या लिखेंगे कि ऊर्जा के वे साधन जो एक बार प्रयोग करने पर समाप्त नहीं होते और जिनकी पुनः पूर्ति संभव है, गैर परंपरागत या नवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं। माने ऐसा साधन जिसका हम दोबारा से यूज कर सकते हैं, दोबारा से बना सकते हैं, उसको हम क्या बोलेंगे, गैर परंपरागत ऊर्जा का स्रोत बोलेंगे या उसको नवीकरणीय ऊर्जा का संसाधन बोलते हैं। इस बात को भी ध्यान में रखना है। जैसे बच्चों यहाँ पे देखो सौर ऊर्जा, अच्छा सौर ऊर्जा कभी खत्म होगा, तो बिल्कुल भी नहीं। पवन ऊर्जा कभी खत्म होगा, तो बिल्कुल भी नहीं। ज्वारीय ऊर्जा कभी खत्म होगा, तो नहीं भाई, कभी खत्म नहीं होगा। इसी तरह से भूतापी ऊर्जा कभी खत्म होगा, तो नहीं खत्म होगा। पानी कभी खत्म होगा, तो नहीं होगा। हवा कभी खत्म होगा, तो नहीं होगा। इस प्रकार से जो भी ऊर्जा प्राप्त होती है उसी को हम क्या बोलेंगे, गैर परंपरागत ऊर्जा का स्रोत बोलेंगे, ठीक ना। अब बच्चों यहाँ पे पूछा कि विस्तार से वर्णन करना है, तो इसके बारे में भाई सबसे पहले आओ सौर ऊर्जा के बारे में चर्चा करते हैं। आइए सबसे पहले समझते हैं भाई कि सौर ऊर्जा क्या होती है, ठीक ना। उसके बाद पवन ऊर्जा, बायोगैस ऊर्जा, ठीक ना, भूतापी ऊर्जा के बारे में, तमाम ऊर्जा के बारे में हम यहाँ पे चर्चा करेंगे, ठीक ना। और इसी प्रकार से पेपर में आपको लिखना भी है। इसमें लिखेंगे कि भारत एक उष्णकटिबंधीय देश है और यहाँ सौर ऊर्जा के दोहन की असीम संभावनाएं हैं। फोटोवोल्टाइक, ठीक ना, प्रौद्योगिकी के द्वारा धूप को सीधे विद्युत में परिवर्तित किया जाता है। अच्छा सौर ऊर्जा में क्या होता है, यहाँ पे सूर्य होता है, ठीक ना, सूर्य होता है और यहाँ पे सोलर पैनल लगा होता है और ये जो सूर्य का रेडिएशन होता है फोटोवोल्टाइक के माध्यम से यहाँ पे सूर्य की रोशनी से सोलर सेल उसको रोशनी को एब्जॉर्ब करता है और शोषित कर लेता है और इसके माध्यम से तार निकला होता है और ये जो तार होता है एक बिजली का बल्ब यहाँ पे जला सकता है, रोशनी दे सकता है, ठीक ना। इस प्रकार से ये सोलर एनर्जी काम करता है, सौर ऊर्जा काम करता है, ठीक ना। आगे लिखेंगे कि पवन ऊर्जा कैसे काम करता है, इसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। यहाँ पे लिखेंगे कि पवन ऊर्जा का प्रयोग पानी बाहर निकलने, ठीक ना,
खेतों की सिंचाई करने के लिए और बिजली पैदा करने के लिए किया जाता है। वायु ऊर्जा का प्रयोग गुजरात, तमिलनाडु, महाराष्ट्र आदि में किया जाता है, ठीक ना। इस प्रकार से पवन ऊर्जा के बारे में लिखेंगे। अच्छा, बायोगैस ऊर्जा के बारे में कैसे लिखेंगे? बायोगैस तो ग्रामीण इलाकों में झाड़ियाँ, कृषि अपशिष्ट, पशुओं और मानव जनित अपशिष्ट के उपयोग से घरेलू उपयोग हेतु बायोगैस उत्पन्न किया जा सकता है। बहुत सारे बच्चे इसके बारे में जानते हैं, ठीक ना। अब चलो अगला हमारा टॉपिक है भूतापीय ऊर्जा, ठीक ना। इसी में क्या होता है कि पृथ्वी के आंतरिक भागों से ताप का प्रयोग कर उत्पन्न की जाने वाली विद्युत को भूतापीय ऊर्जा कहा जाता है या कहते हैं, ठीक है। इस प्रकार से बच्चों यहाँ पे लिखेंगे गैर परंपरागत ऊर्जा क्या होता है, इसके सोर्स कौन कौन से हो सकते हैं, किस कैसे इसको अचीव किया जा सकता है, इसके बारे में हमको पूरा पूरा यहाँ पे डिटेल में मैंने पूरा समझा दिया। अब बच्चों आइए सबसे पहले इस वीडियो का अंतिम नंबर क्वेश्चन के बारे में चर्चा कर लेते हैं भाई, क्योंकि यही वीडियो का यही अंत करने वाला है, ठीक ना। और वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई, कई बार पेपर में पूछा भी जा चुका है। अच्छा, क्वेश्चन क्या है कि भारत में संघीय व्यवस्था कैसी है, इसके 4 लक्षण बताइए। मैंने सबसे पहले बताओ बच्चों कि संघीय व्यवस्था क्या होती है, उसके बारे में बताना किस प्रकार की है, और 4 किसी लक्षण के बारे में आपको बताना होता है। तो क्या लिखेंगे कि स्वतंत्रता के बाद माने आजादी के बाद भारतीय संविधान ने भारत को राज्यों का संघ घोषित कर दिया गया। माने इंडिया को राज्यों का संघ घोषित कर दिया गया। माने जो भी इंडिया बनेगा ना वो राज्यों से मिल करके बनाया जाएगा, ठीक ना। यूनाइटेड माने टेरिटरी के माध्यम से बनाया गया, ठीक ना। राज्यों का एक क्या होना चाहिए, एक संघ होना चाहिए, ठीक ना। इसमें संघ शब्द नहीं आया, पर भारतीय संघ का गठन संघीय शासन व्यवस्था के सिद्धांत पर किया गया, यह हुआ था। इसमें संघ शब्द तो आया नहीं था, लेकिन भारतीय संघ का जो गठन किया गया था बच्चों, वो संघीय शासन व्यवस्था के आधार पर किया गया था, या उसी के सिद्धांत पर, उसी का मॉडल पे, या उसी के थ्योरी पर किया गया था। अच्छा, इसके 4 लक्षण के बारे में बताना है, तो मैं बच्चों इस वीडियो के माध्यम से कुल मिलाकर के 5 लक्षण के बारे में बताऊंगा, ठीक ना। कुल मिलाकर के 5 लक्षण के बारे में बताऊंगा। हर एक लक्षण इंपॉर्टेंट रहने वाला है, जो कि पेपर में आपको लिखना होगा। तो कैसे लिखेंगे, इसमें लिखेंगे कि संविधान ने 2 स्तरीय शासन, ठीक ना, व्यवस्था का प्रावधान किया गया था, ठीक ना। संघ सरकार और राज्य सरकार, माने संविधान के माध्यम से 2 स्तरीय शासन व्यवस्था किया गया था। सबसे पहला जो व्यवस्था था, एक तो था संघ सरकार था और दूसरा था राज्य सरकार। एक था संघ सरकार और दूसरा क्या था, राज्य सरकार। बाद में पंचायतों और नगर पालिका के रूप में संघीय शासन व्यवस्था को तीसरा स्तर भी जोड़ा गया था, ठीक ना। संघीय शासन व्यवस्था का तीसरा स्तर भी इसमें ऐड कर दिया गया था। अब देखो अगला जो हमारा लक्षण है वो कठोर संविधान है, ठीक ना। इसमें क्या लिखेंगे कि हमारे संविधान में केंद्र व राज्य के बीच सत्ता का बंटवारा लिखित रूप से किया गया है। संविधान में इसका भी बंटवारा कर दिया गया भाई कि कौन सा कितना किसका भाग होगा, ठीक ना। इसमें परिवर्तन करना आसान नहीं है, इसमें बहुत सारी मंजूरी लेनी पड़ती है, बहुत सारा माने आपको माने एडवेंस कराना पड़ता है, माने मंजूरी लेनी पड़ती है। अगला यहाँ पे लिखेंगे लक्षण कि शक्तिशाली न्यायपालिका। अच्छा, इसमें क्या लिखेंगे बच्चा कि संघात्मक शासन में न्यायपालिका की भूमिका महत्वपूर्ण होती है और भारत में शक्तियों के बंटवारे से संबंधित विवाद का फैसला उच्च और सर्वोच्च न्यायालय में होता है। कहाँ पर होता है, उच्च न्यायालय में, हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में इसका माने न्यायालय में होता है इसका भाई फैसला, ठीक ना। इसका जजमेंट कहाँ पे होता है, हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में। अगला हम लक्षण लिखेंगे वित्तीय स्वायत्तता, ठीक ना। इसमें क्या लिखेंगे कि सरकार चलाने और अपनी जिम्मेदारियां निभाने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों को कर लगाना, राजस्व उगाहना, ठीक ना, और संसाधन जमा करने का भी अधिकार है। इस बात को भी डिस्कस किया गया है, ठीक ना। और अंत में पॉइंट लिखेंगे केंद्रीय संघवाद, ठीक ना, जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है। इसमें क्या लिखेंगे कि भारतीय संघात्मक शासन अन्य देशों के शासन से भिन्न है, यानी अलग है। यानी जो भी इंडिया का संघात्मक शासन है ना, हर देशों से संविधान से अलग है, ठीक ना, शासन से अलग है। और भारत में 2 प्रकार की सरकारें होती हैं, जैसे मैंने ऑलरेडी बता रखा है। एक तो होती है संघात्मक और दूसरा क्या होता है माने राज्य के माध्यम से राज्य सरकार वाला चलाता है, ठीक ना। इसमें लिखेंगे कि भारत में 2 प्रकार की सरकारें होते हुए भी केंद्र को शक्तिशाली बनाया गया है, ठीक ना। आगे लिखेंगे इसलिए भारतीय संघ को एकीकृत संघवाद कहा जाता है, एकीकृत संघवाद इसको कहा जाता है, ठीक ना। तो बच्चों मैंने आज की धमाकेदार वीडियो के माध्यम से, पूरे मैराथन क्लास के माध्यम से मैंने आपको क्या क्या बताया, पूरा का पूरा जितने भी किताब के मोस्ट इंपोर्टेंट यहाँ पे बहुविकल्पी प्रश्न बन सकते हैं उसको मैंने बताया।
उसके बाद पूरे किताब के जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट रिपीटेड लघु उत्तरी भी बताया, उसके बाद अंत में कुल मिलाकर के दीर्घ उत्तरी प्रश्नों को भी चर्चा करा दिया। और बच्चों मैं पूरे यकीन के साथ बोल सकता हूं कि अगर आपको एक बार में समझ में नहीं आया तो आप इस वीडियो को एक रात पहले, पेपर देने के एक रात पहले भी देख करके चले जाओगे ना, तो आपका एक भी नंबर ना कटेगा और पूरा का पूरा पेपर इसी में से आएगा, ये मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूं। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आप सभी को समझ में आया होगा, पसंद में आया होगा, तो जो मैंने बात बोला था ना 1000 लाइक का टारगेट, क्या मैंने क्या बोला था, 1000 लाइक का जो टारगेट मैंने लिया था उस टारगेट को पूरा कर दो, यही आपसे रिक्वेस्ट है। क्योंकि भैया इस वीडियो को बनाने में मेरे को बहुत ज़्यादा संघर्ष करना पड़ा है, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ा है। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।